अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। मेरी सुबह हो चुकी थी, मैंने नमाज़ अदा की और मैंने सोचा कि आप लोगों को जो है वो थोड़ा-सा व्यू करवा दूँ बाहर का। आप सब खैरियत से होंगे, मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हूँ। और ये लास्ट वीक का जो है ये क्लिपिंग है। लास्ट वीक में थोड़ी-सी स्नो पड़ी थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी लेकिन थोड़ी-सी थी और ये भी डिफरेंट एरियाज़ में थी। किसी एरिया में स्नो थी और किसी एरिया में नहीं थी। हम लोगों के लिए ये भी स्नो बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हम लोग कंट्री साइड में रहते हैं। यहाँ पे रोड्स जो हैं वो थोड़े नैरोज़ हैं और जब हम लोग बच्चों को स्कूल छोड़ने के लिए जाते हैं तो हमें बड़ी डिफ़िकल्टी होती है इस चीज़ को भी लेके। तो रात में क्योंकि हीटिंग चलती रहती है तो सुबह जब मैं उठती हूँ तो विंडो ऐसे स्टीम हुए होते हैं, तो मैं कोशिश करती हूँ कि जाने से पहले ऐसे विंडो क्लीन कर जाऊँ। बहुत सारे लोग मुझसे बहुत सारे क्वेश्चंस करते हैं अबाउट सिटीज़नशिप, आयरिश सिटीज़नशिप के बारे में। तो मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ आप लोगों को क्योंकि ऑब्वियसली मैं तो इतना नहीं, रूल्स एंड रेगुलेशन हर साल चेंज होते हैं यहाँ पे और उस हिसाब से फिर आपको वैसे तो गूगल पे हर चीज़ मिल जाती है। लेकिन मैंने जहाँ तक मुझसे क्वेश्चन आते हैं वो ये होते हैं कि हम भी कितने टाइम के बाद यहाँ पे सिटीज़नशिप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं और उसके क्या रूल्स हैं, किस तरह हैं। तो सबसे पहले तो जो है ये है कि आपको यहाँ पे इस कंट्री में जो है ना, आपका जो रेजिडेंट है ना वो 5 इयर्स होना चाहिए, ठीक है। अगर तो आप यहाँ के बॉर्ड नहीं हैं, ठीक है, और अगर आप बाहर से आए हैं तो आपको क्या चीज़ जो है वो रिक्वायर होती है आयरिश सिटीज़नशिप के लिए। तो आपने अगर आयरलैंड में जो है वो सिटीज़नशिप लेनी है या नॉर्दर्न आयरलैंड में लेनी है तो आप मस्ट बी ओवर 18 इयर्स होने चाहिए, ठीक है। और आपकी शादी का जो है वो आपके पास मैरिज सर्टिफिकेट ज़रूर होना चाहिए। अगर आप सेपरेटेड भी हैं फिर भी सर्टिफिकेट इज़ मस्ट। और उसके अलावा आपको 3 to 5 इयर्स जो है यहाँ पे आपका जो है वो रेजिडेंसी ज़रूर होनी चाहिए आपके पास। रेजिडेंस जो रेजिडेंस का जो है आपके पास जैसे बिल्स होते हैं या फिर आपके बैंक अकाउंट होते हैं या फिर आप का कुछ भी जो पे स्लिप्स होती हैं वो आपके पास 3 to 5 इयर्स की होनी चाहिए। तो उसके हिसाब से ही जो है वो आप अपना सिटीज़नशिप को जो है वो आगे प्रोसेस कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ की सबसे मज़े की जो बात ये है आयरलैंड की कि यहाँ पे आप ये वन ऑफ़ द ईज़ीएस्ट जो है ना वो कंट्री है जहाँ पे आप ड्यूल जो है वो नेशनैलिटी भी ले सकते हो। तो मतलब अगर आप किसी और कंट्री के आपके पास रेजिडेंसी है, किसी और कंट्री की आपके पास नेशनैलिटी है, तो अगर आप आयरलैंड में शिफ्ट हुए हो तो आप यहाँ पे आयरलैंड की भी सिटीज़नशिप ले सकते हो। मतलब अगर आप यूके बेस हो, यूके में आप रहते हो, यूके की आपके पास नेशनैलिटी है, यूके के आपके पास वीज़ा है, पासपोर्ट है, एवरीथिंग है, लाइक आपके पास ब्रिटिश पासपोर्ट है, और अगर आप आयरिश में यहाँ पे आयरलैंड में मूव हो गए हो तो आप 3 to 5 इयर्स यहाँ पे रहे हो, उसके बाद आपने अपनी नेशनैलिटी, ऑब्वियसली यहाँ पे जितने पेपर वर्क हैं आपके वो आपके पास मौजूद हैं, और उसके बाद अगर आपने यहाँ पे अप्लाई किया है तो आपको वेरी इजी जो है यहाँ पे आयरिश नेशनैलिटी भी जो है मिल जाती है। मेरी नेशनैलिटी की भी एक लंबी स्टोरी है, इंशाल्लाह मैं आप लोगों के साथ ज़रूर सुनाऊँगी। प्रॉब्लम ये हुई थी कि मैंने कोविड से पहले अप्लाई की थी और बीच में कोविड आ गया और यहाँ पे थोड़ा इनका सिस्टम थोड़ा स्लो है, क्योंकि अभी जो है ना ये सब कुछ कंप्यूटर बेस हो गया, ईच एंड एवरीथिंग कंप्यूटर बेस हो गया। आपको अपॉइंटमेंट्स भी कंप्यूटर के थ्रू लेनी पड़ती हैं। आपको पहले आप वॉक इन होते थे या फिर आप फ़ोन कॉल करते थे तो आपको ईजिली अपॉइंटमेंट मिल जाती थी, लेकिन अभी ईच एंड एवरीथिंग जो है वो कंप्यूटर बेस हो गया है, तो ज़ाहिर बात है कि आपको अपॉइंटमेंट जो है वो 2-2 3-3 महीने बाद की मिलती हैं। तो एनी हाउ ये थोड़ी सी मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूँ। तो मैं अभी काम पे आ गई थी और जैसे कि आप देख रहे हैं कि मैंने यहाँ पे एक छोटी सी फ्रिज रखी हुई है और मैं अपना लंच लेके आती हूँ और मैं वहाँ पे लगाया, मैंने रख दिया है। उसके बाद फिर मैंने सोचा कि मैं कुरान पाक की तिलावत स्टार्ट करूँ। और ये जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये मेरा चाय का छोटा सा कॉर्नर है, तो मैंने बस यहाँ पे चाय बनाई और अपनी चाय पीने के बाद अपने दिन की शुरुआत की। अच्छा, चाय के बिना जो है ना वो दिन नहीं शुरू होता। जो लोग तो मेरी तरह चाय लवर है ना, उन्हें इस चीज़ का बहुत अच्छे से अंदाज़ा होगा। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे मैंने इस तरह चाय रखी हुई है, शुगर रखी हुई है, दूध वगैरह इस तरह फ्रिज में रखा हुआ है। तो जब भी चाय की ज़रूरत होती है तो बस ऐसे बनाती हूँ। मैं चाय में शुगर नहीं लेती हूँ, ना मेरे हस्बैंड लेते हैं। हम लोगों ने शुगर और कॉफ़ी ये सब कुछ रखा हुआ है। कॉफ़ी मेरे हस्बैंड पीते हैं। ये सब इसलिए रखा हुआ है कि जस्ट इन केस कोई ऐसा हम लोगों का बहुत अच्छा करीबी जो दोस्त यहाँ पे मेरे हस्बैंड के कोई आते हैं, कोई फैमिली मेम्बर आता है, तो हम अपने साथ उनको भी चाय की ऑफ़र कर सकें। तो बहरहाल यहाँ पे मैंने अपना काम स्टार्ट कर दिया था और अभी जो है थोड़ा-सा मुझे टेक्निकल इश्यूज़ आ रहे थे, तो बस मैं उसी को ठीक करने के लिए लगी हुई थी। और उसके बाद ज़ोहर का टाइम हो गया था,
तो मैंने यहाँ पे जाए नमाज़ भी रखा हुआ है। आप सब हैरान हो रहे होंगे, जब मैंने नई मैं जॉब पे आना स्टार्ट हुई थी ना, तो मैंने सारी नमाज़ें जो थी ना मेरी ज़ोहर की, असर की और मगरिब की तीनों कज़ा हो जाती थी, तो मैं जाके घर जाके अदा करती थी। फिर मैंने एक दिन सोचा कि मैं कोशिश करके टाइम निकाल के जो है ना वो नमाज़ शॉप में ही पढ़ लिया करूँ। तो मैंने बस नमाज़ वहाँ पे पढ़ लेती हूँ, जो कोई अगर कज़ा हो जाती है, इन केस अगर कज़ा हो जाती है तो वो फिर मैं घर आके पूरी कर लेती हूँ। मेरा दिल बहुत कर रहा था गाजर का हलवा, ये वीकेंड आ गया था तो गाजर का हलवा बनाने के लिए तो मैंने गाजरें जो थी वो पील कर ली थी। और सबसे मुश्किल काम यही होता है, गाजरें छीलना और उसके बाद पील करना। उसके बाद तो बड़ा आसान काम हो जाता है, फिर इतना मुश्किल नहीं होता, बस इसको आप चूल्हे पे रख दो, खुद ही पकती रहती है। तो सबसे पहले जब मैं बनाती थी ना तो मैं गाजरों के अंदर उसी वक्त ही दूध डाल देती थी, लेकिन इस दफ़ा मैंने थोड़ा डिफरेंट किया, मैंने थोड़ा सा इनको जो है ना वो ड्राई रोस्ट कर लिया था। तो एक साइड पे गाजर्स को जो थी वो मैंने रख दिया था। मैंने उसकी कोई रेसिपी आप लोगों के साथ शेयर नहीं की, क्योंकि मेरे चैनल पे अगर आप बहुत ओल्ड वीडियो पे जाओ ना तो बहुत सारी रेसिपीज़ होंगी 2-3 विंटर्स की ना। साथ में मैंने कोफ्ते बना के रखने थे, थोड़े से कोफ्ते का मैंने सालन भी बनाना था और थोड़े से जो थे वो मैंने फ्रीज़ करने थे, क्योंकि आगे रमज़ान आ रहा है। तो मैं अभी से जो है वो थोड़ी प्रिपरेशन उसकी करके रखूँगी ताकि मुझे ईज़ी हो जाए। मैं क्योंकि काम करती हूँ तो मुझे लिए पे मुश्किल हो जाता है, और वैसे भी अगर कोई वीकेंड पे खाना वगैरह होता है या फिर घर में वीकेंड पे कुछ ना कुछ स्पेशल बनता है तो फिर कोफ्ते और ये चीज़ें जो है ना ये घर में बनी होती हैं, फिर एकदम से मुश्किल नहीं होती। तो अभी मैं खोया बना रही थी और मुझे थोड़ा पतला वाला चाहिए था, क्योंकि मैंने उसके ऊपर लेयरिंग करनी थी, तो मैंने इसे बना के रख लिया था। अच्छा, ये आपने इसकी मैं आपको बताती हूँ, इसमें आपने 2 कप जो है वो ड्राई मिल्क के लेने हैं और 1 कप जो है वो आपने क्रीम का लेना है या दूध का लेना है। उसके बाद आपने उसको अच्छे से मिक्स करना है और माइक्रोवेव में आपने उसको पहले 50 सेकंड के लिए रखना है, फिर उसके बाद 50 सेकंड के लिए रखना है। और जितना अगर आपको थिक चाहिए तो आप ज़्यादा रखते हैं, लेकिन अगर आपको मुझे थोड़ा जो है वो नरम चाहिए था तो मैंने उसको लेयरिंग कर ली और ऐसे वो हलवा रेडी हो गया था। क्योंकि कोफ्ते जो थे वो मैंने बना के फ्रीज़ किए थे, तो डिनर तो करना ही था, तो मैंने चिकन को जो है वो मैरिनेशन करके रखा और मैंने सोचा कि मैं इसको स्टीम चिकन बना लेती हूँ। तो बस मैंने वो स्टीम चिकन बना लिया। बस ऐसे ही जो है वो लाइफ गुजर जाती है, खाने पकाने में, काम करने में, घर को देखने में, बच्चों को देखने में। हम हाउस वाइफ जो हैं उनकी बस यही ज़िंदगी है। जो हम घरों में माएँ हैं, जो वर्किंग वुमेन हैं, जहाँ परदेस में हम लोगों की बस यही ज़िंदगी है। ग्रॉसरी कर आते हैं, खाना पका लेते हैं और घर के काम कर लेते हैं। बाहर अगर जॉब कर रहे हैं तो जॉब पे आ जाते हैं। तो और वीकेंड पे जो हमारे पास दिन बचता है उसमें हम अपने बच्चों को लिए थोड़ा टाइम स्पेंड कर लेते हैं। हो सकता है उनको बाहर ले जाते हैं या फिर घर में कुछ अच्छा सा बना के उनके साथ डे स्पेंड हो जाता है। तो बस हम लोगों की परदेस में ऐसी ही ज़िंदगी होती है। आप सबको अगर मेरा व्लॉग अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दें, और अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आप सब अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे प्लीज़ अपनी दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।